नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। ये टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा। देखिए रिपोर्ट। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी हैं, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी में आयोजित 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल रूप से शामिल होकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश विकास करता है तो ये प्रगति सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहती, ये आत्मविश्वास खेल के मैदान पर भी दिखता है। आजकल दुनिया में भारत की ग्रोथ की, हमारी इकोनॉमी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, लेकिन जब देश विकास करता है तो ये प्रगति सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहती। ये आत्मविश्वास खेल के मैदान पर भी दिखता है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। ये टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा। प्रतियोगिता में देश भर से 28 राज्यों के 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 1984 में कानपुर में पहली बार यूपी ने नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व किया था। ये आयोजन उसी संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, जिसका उद्घाटन वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने किया था। और अब इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। ये काशी के लिए भी गौरव की बात है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में लॉन्च की। इसमें उत्पादन बढ़ेगा, खेती मजबूत होगी और भारत धान उत्पाद में नंबर 1 बना है। देखिए रिपोर्ट। किसानों की आय और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्मों का उद्घाटन किया। ये नई किस्में न केवल ज्यादा पैदावार देंगी, बल्कि बदलते मौसम, कीट रोगों और पानी की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने में भी किसानों की मदद करेंगी। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इन किस्मों का सीधा फायदा खेत से लेकर बाजार तक दिखाई देगा। जिन 184 नई किस्मों का शुभारंभ किया गया है, उनमें से सबसे ज्यादा 122 किस्में अनाज फसलों की हैं। इनमें धान और मक्का पर खास ध्यान दिया गया है। धान की 60 और मक्का की 50 नई किस्में किसानों को सौंपी गई हैं। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य मोटे अनाजों की उन्नत किस्में भी शामिल हैं, जिससे पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण मोटे अनाजों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देश को दालों और तेल वाली फसलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अरहर, मूंग और उड़द जैसी दालों की 6 नई किस्में लॉन्च की गई हैं। इसके साथ ही सरसों, मूंगफली, तिल, अरंडी और कुसुम जैसी तिलहन फसलों की 13 उन्नत किस्में भी जारी की गई हैं।
इसके अलावा रविवार को लॉन्च की गई किस्मों में कपास, गन्ना और चारा फसलें भी शामिल हैं। कपास की 24 नई किस्में जारी की गई हैं, जिनमें 22 बीटी कपास की हैं, जिससे किसानों को कीटों की बेहतर सुरक्षा मिलेगी। गन्ने की 6 नई किस्में और चारा फसलों की 11 किस्में पशुपालकों और मिश्रित खेती करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद होंगी। इसके अलावा जूट और तंबाकू की भी एक नई किस्म किसानों को दी गई है। इसके अलावा साल 2026 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया है। हमारा मिशन है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसके अनुकूल बीज की किस्में तैयार करना। उस काम में हमारे वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं और इसी का परिणाम है कि अब चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। इन नई किस्मों से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और आयात पर निर्भरता कम होगी। साल 2026 की शुरुआत में ये कदम भारतीय कृषि के लिए बेहद खास माना जा रहा है। नई किस्में किसानों को नई ताकत देंगी और खेती को भविष्य के लिए मजबूत और सुरक्षित बनाने में मदद करेंगी। और अब खबर संभल से, जहां सरकारी जमीन पर बने मदरसे और मस्जिद के मामले में ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद मुस्लिम समुदाय ने खुद निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन ने बाकी बचे हिस्से हटाए। अब जमीन गरीबों को आवंटित की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। संभल जिले के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकारी जमीन पर बने मदरसे और मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोग खुद अवैध निर्माण हथौड़ों से तोड़ते नजर आए। शनिवार सुबह से दीवारें तोड़ने का काम शुरू हुआ और शाम तक बाउंड्री के साथ अंदर के कई गेट निकाल दिए गए। हालांकि मस्जिद कमेटी ने डीएम कोर्ट में अपील जरूर की है, लेकिन सुनवाई से पहले ही जमीनी हालात बदलते नजर आए। क्या है पूरा मामला, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर निवासी मस्जिद के मुतवल्ली हाजी शमीम पर आरोप है, उन्होंने करीब 3.25 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया। जानकारी के मुताबिक पहले मदरसे का निर्माण किया गया और इसके करीब 10 साल बाद मस्जिद का निर्माण कर लिया गया। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद 14 जून 2018 को सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा बनाए जाने की आख्या तैयार की गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर मामला तहसीलदार न्यायालय में चला। सबूतों और तथ्यों के आधार पर 2 सितंबर 2025 को ये पुष्टि हुई कि निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है। इसके बाद न्यायालय की ओर से मुतवल्ली हाजी शमीम पर 7.78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और मस्जिद और मदरसे के निर्माण के लिए किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। निर्देशों के बावजूद जब निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की टीम ने 3 जनवरी शनिवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। हालांकि अवकाश के चलते तय समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया। धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और थ्रू लीगल प्रोसेस हम सभी कब्जे हटवा रहे हैं। तो हमने कहा है कि कब्जे स्वयं हटाइए, अन्यथा अर्थदंड भी लगेगा और हटाने का जो हर्जा खर्चा है वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज सलेमपुर सार और हाजीपुर जो ग्राम है वो असमोली ब्लॉक में पड़ता है, तहसील संभल में पड़ता है, तो यहाँ कब्जा हमारे द्वारा हटाया गया है। जो जगह खाली करवाई गई है वो करीबन 3 बीघे से ज्यादा जमीन है। उन सभी जगहों पे 20 गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे जमीन दी गई है, उनको पट्टे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को घर भी दिए जाएंगे। वहीं प्रशासन की सख्ती और कोर्ट के आदेशों के बाद अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। अवैध कब्जे की पुष्टि के बाद ध्वस्तीकरण तय था, लेकिन उससे पहले ही समुदाय ने खुद कदम उठा लिया। वहीं इसी जिले के संभल शहर में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का एक और मामला सामने आया है, जहां मल्लक शाह बाबा कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन आगे इन मामलों में क्या रुख अपनाता है। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। भारत ने अपने नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहां मौजूद भारतीयों को सावधान रहने, अपनी आवाजाही सीमित रखने और काराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहने की हिदायत दी गई है। देखिए रिपोर्ट।
वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। राजधानी काराकस पर बीते दिन हुए अमेरिकी हमले के बाद अमेरिकन आर्मी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिका वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव पर भारत ने भी चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, वेनेजुएला में हाल में हुई घटना बेहद चिंताजनक है। हम हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए भारत अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से इलाके में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील करते हैं। चलिए अब एक नजर वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम पर भी डाल लेते हैं। शनिवार 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला में राजधानी काराकस सहित 4 शहरों पर एक साथ हमला किया था। इस दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया। इस मिलिट्री ऑपरेशन को अमेरिका के 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने अंजाम दिया। 3 जनवरी को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन को पूरी तरह कामयाब बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। इस घटनाक्रम के बाद भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को वेनेजुएला की स्थिति को देखते हुए वहां गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा जो भारतीय इस वक्त वेनेजुएला में मौजूद हैं, उन्हें बेहद सावधानी बरतने, अपनी आवाजाही सीमित रखने और राजधानी काराकस स्थित भारतीय दूतावास के साथ निरंतर संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। अयोध्या स्थित राम मंदिर की सुरक्षा पूरी तरह अभेद्य होगी। 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। 4 वॉच टावरों के जरिए सुरक्षा मजबूत होगी। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या स्थित राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रविवार को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा पूरी तरह अभेद्य होगी। मंदिर परिसर के चारों ओर बनाई जा रही लगभग 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस बाउंड्री वॉल में सुरक्षा की दृष्टि से अत्याधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार की बाउंड्री वॉल है वो उत्तरी दिशा में देखी गई, वहाँ बना है। उसको मॉक ट्रायल से सहमति दे दी गई है कि उसी के डिज़ाइन में, उसी के मापदंडों के अनुसार जो 4 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल है वो बनाई जाए। तो अब निर्माण कार्य है। कल वॉच टावर भी एक देखा गया और वॉच टावर की जो नक्शे के अनुसार बनाई है या निर्मित हुआ है, उसको भी अप्रूव कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में जो पुराना मंदिर था, उसकी यादगार में एक मेमोरियल बनाया जा रहा है। वो लगभग मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। एक तो जो पुराना मंदिर था, जिसकी यादगार में मेमोरियल एक बनाया जा रहा है, वह लगभग मार्च 2026 इस वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार जो एक हुतात्मा स्तंभ बनाया गया है, वह भी मार्च 2026 में पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो समिति बनी है, उसकी जिम्मेदारी भी मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर देते हुए उन्होंने बताया कि सप्तऋषियों के मंदिर के दर्शन के लिए जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट व्यवस्था खोलेगा। फिलहाल सुरक्षा कारणों से हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा है, क्योंकि परिसर में अभी भी निर्माण कार्य से जुड़ी कुछ मशीनें सक्रिय हैं। रक्षा मंत्रालय ने 26 जनवरी को होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड और बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रमों के टिकटों की बिक्री का ऐलान कर दिया है। टिकट बिक्री 5 जनवरी से शुरू होगी। समय रहते टिकट बुक करें और इस ऐतिहासिक परेड का अनुभव करें। देखिए रिपोर्ट। देश की अदम्य सैन्य शक्ति की झलक देखने का दिन अब करीब है।
रक्षा मंत्रालय ने 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकटों की बिक्री का ऐलान कर दिया है। परेड के साथ साथ बीटिंग रिट्रीट से जुड़े कार्यक्रमों के टिकट भी 5 जनवरी से उपलब्ध होंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 77वें गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखने के लिए टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से शुरू होगी। टिकटों की बिक्री 14 जनवरी तक जारी रहेगी। टिकट रोजाना सुबह 9 बजे से तब तक खरीदे जा सकेंगे जब तक आवंटित कोटा खत्म नहीं हो जाता। आइए जानते हैं क्या है ऑनलाइन बुकिंग का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको वेबसाइट amantran.mod.gov.in पर जाना होगा। यहाँ इवेंट्स की लिस्ट में से रिपब्लिक डे परेड का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद आपकी आईडी और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद टिकट नंबर के अनुसार ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करके आप रिपब्लिक डे परेड को लाइव देख सकते हैं। टिकट की कीमतें सीट की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। इसके साथ साथ आइए जान लेते हैं कैसे, कहां और कितने का मिलेगा ऑफलाइन टिकट। ऑफलाइन टिकट 5 से 14 जनवरी तक मिलेगा। टिकट मिलने का समय सुबह 10 से 1 और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगा। सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, संसद भवन, राजीव चौक और कश्मीरी गेट मेट्रो पर मिलेंगे टिकट। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा। टिकट कीमत 20 रुपए से 100 रुपए तक होगी। फुल ड्रेस रिहर्सल का टिकट 20 रुपए का होगा। मुख्य बीटिंग रिट्रीट का टिकट 100 रुपए का होगा। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में एक नया आकर्षण भी देखने को मिलेगा। पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी विंग के जानवर परेड में शामिल होंगे। इनमें बैक्ट्रियन ऊंट, जास्कर टट्टू, शिकारी पक्षी और मिलिट्री डॉग्स शामिल हैं। तो अगर आप इस ऐतिहासिक परेड को करीब से देखना चाहते हैं तो समय रहते अपने टिकट बुक कर लीजिए। हापुड़ के कल्याणपुर गांव में कई दिनों से आतंक मचाने वाला तेंदुआ वन विभाग के जाल में फंस गया है। खेतों और रास्तों पर दहशत फैलाने वाला ये तेंदुआ अब सुरक्षित कैद में है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और वन विभाग को तुरंत सूचित करने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के हापुड़ के कल्याणपुर गांव में कई दिनों से जारी तेंदुए के आतंक का रविवार सुबह अंत हो गया। खेतों, गांव और रास्तों पर घूमकर अपनी दहशत फैलाने वाला तेंदुआ वन विभाग के ट्रैप केस में फंस गया। कई दिनों से तेंदुए को लेकर गांव वालों के अंदर खौफ बना हुआ था। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे। खेतों में काम करने वाले किसान, स्कूल जाने वाले बच्चे और बुजुर्ग सभी डर के साए में जी रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ बीते कई दिनों से गांव के चारों ओर गन्ने और गेहूं की फसलों में देखा जा रहा था, जिसको लेकर गांव वालों ने वन विभाग को सूचना दी थी। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने गांव में निरीक्षण किया। तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव स्थित एक सरसों के खेत में जाल लगाया और निगरानी रखी। रविवार को अचानक तेंदुआ जाल में आकर फंस गया। तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटनास्थल पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी पहुंच गए। ये बाबूगढ़ के अंतर्गत कल्याणपुर गांव है, इसमें विकास गांव पड़ता है। वहां से हमें सूचना मिली सुबह 11 बजे कि यहाँ पर एक लेपर्ड है खेत में सरसों के। तो हमारी टीम यहाँ पर मौके पे आई और हम लोग भी सब यहाँ पर आए मौके पे। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो सरसों का खेत दिखाई दे रहा है उसमें एक लेपर्ड है और वो बहुत तेज से दहाड़ रहा था। तो गांव वालों को मैंने अपने पूरा स्टाफ गांव वालों को थोड़ा दूर कर रखा है। रेस्क्यू टीम अपनी बुला रखी है, सब अपने अधिकारियों को सूचना दे दी है और जैसी जो भी वहां से निर्देश प्राप्त होंगे उसके बाद आगे कार्रवाई की जाए। तेंदुए के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं वन विभाग ने तेंदुए को फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित कैद में रखा है। उसे जल्द ही प्राथमिक जांच के बाद जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगली जानवर दिखाई देने पर स्वयं कोई कार्रवाई न करें, तत्काल प्रशासन या वन विभाग को सूचित करें। चुनाव आयोग ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट ऐप को और मजबूत और यूजर फ्रेंडली बनाने की तैयारी की है। नागरिकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस ऐप के जरिए सभी चुनाव संबंधी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर तेज, आसान और प्रभावी तरीके से उपलब्ध होंगी। देखिए रिपोर्ट। देश में चुनाव सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा डिजिटल सिस्टम काम करता है और अब उसी देश के चुनावी सिस्टम को और तेज, आसान और मजबूत, स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट ऐप को और बेहतर बनाने के लिए देश के आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। आयोग का मानना है कि जनता की भागीदारी से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा आसान, तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है।
ECI नेट यानी कि इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क भारतीय निर्वाचन आयोग ECI के जरिए विकसित किया गया एक आधुनिक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। निर्वाचन आयोग के अनुसार ECI नेट ऐप का ट्रायल वर्जन मतदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। इसके जरिए मतदान प्रतिशत से जुड़े रुझाव पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से उपलब्ध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मतदान समाप्त होने के 72 घंटे के भीतर इंडेक्स कार्ड प्रकाशित किए जा रहे हैं, जबकि पहले यही प्रक्रिया पूरी होने में कई हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था। ECI नेट निर्वाचन आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के नेतृत्व में विकसित किया गया है। इस ऐप के विकास कार्य की शुरुआत 4 मई 2025 को इसकी घोषणा के बाद की गई थी। ये ऐप नागरिकों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें पहले मौजूद लगभग 40 अलग-अलग चुनाव संबंधी ऐप और वेबसाइटों को एक ही इंटरफेस में शामिल किया गया है। इनमें वोटर हेल्पलाइन ऐप, VHA, सिविजिल सक्षम, पोलिंग ट्रेड्स, वोटर टर्न आउट ऐप और अपने उम्मीदवार को जाने KYC जैसे महत्वपूर्ण ऑप्शन शामिल हैं। ECI नेट ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि अधिकारियों के साथ साथ अब नागरिकों के सुझावों को भी ECI नेट में शामिल किया जाएगा। इसका मकसद है कि चुनावी सेवाओं को और ज्यादा सरल, तेज और यूजर फ्रेंडली बनाना। ECI नेट प्लेटफॉर्म को इसी महीने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। यानी साफ है, डिजिटल इंडिया की राह पर अब चुनावी व्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। जनपद शामली में पंचायत चुनाव 2026 से पहले पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ी। 40 बने और अधबने हथियार बरामद हुए। 2 आरोपित गिरफ्तार। पूछताछ में पता चला कि हथियार आगामी चुनाव को प्रभावित करने के लिए बनाए जा रहे थे। देखिए रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मी से पहले पुलिस ने बड़ी साजिश पर पानी फेर दिया है। शामली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 से पहले अवैध हथियार बनाने के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। जिंजाना क्षेत्र में ईख के खेतों के बीच छिपकर तमंचे तैयार किए जा रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस का छापा और मौके से बरामद अवैध हथियारों का जखीरा। कार्रवाई के दौरान 40 बने और अधबने तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। शामली क्षेत्र के जिंजाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़। आरोपितों से जुड़े 10 लोगों के नाम और सामने आए। 2 युवक मौके से गिरफ्तार। दर्जनों बने अधबने अवैध तमंचे व हथियार बरामद। जिंजाना पुलिस और SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई। अहमदगढ़ बावरिया कॉलोनी में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से किए जा रहे थे हथियार तैयार। उनसे कुल मिलाकर 40 तमंचे बरामद हुए हैं। 29 कंप्लीट रूप से बने हुए हैं। 19 तमंचे हैं जो थोड़ा बहुत कमी थी उसमें, वो भी बन के लगभग तैयारी है। इस तरह से कुल 40 तमंचे बरामद हुए हैं और ये लोग बड़े पेशेवर गैंग हैं। इनमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। एक अभियुक्त इसमें सनी पुत्र महिपाल है, सल्फा कांधला का रहने वाला है, और एक है इसमें राम कुमार पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम विशाल कोतवाली जनपद शामली का रहने वाला है। इससे पहले भी जेल गए हैं। इसमें से एक अभियुक्त जो सनी है वो बड़ा पेशेवर अपराधी है। पूछताछ में पता चला है कि उक्त हथियार आगामी पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ जिंजाना थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों से जिनको तमंचे बेचे और सप्लाई किए गए हैं, इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने राजस्थान के नसीराबाद में नई स्पेशल फोर्स भैरव तैयार की है। हाई रिस्क ऑपरेशन और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रशिक्षित ये फोर्स ड्रोन संचालन और सटीक हमलों में सक्षम है। 15 जनवरी आर्मी डे पर यह पहली बार प्रदर्शित होगी। देखिए रिपोर्ट। देश की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना ने राजस्थान के नसीराबाद में एक नई स्पेशल फोर्स तैयार की है, जिसका नाम रखा गया है भैरव। ये फोर्स आधुनिक तकनीक और नए ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट के तहत तैयार की जा रही है, ताकि बदलते युद्ध के स्वरूप का जवाब दिया जा सके। इस फोर्स को ड्रोन उड़ाने, दुश्मन के ठिकानों की पहचान करने और वास्तविक ऑपरेशन में सटीक हमला करने की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए जानते हैं क्या है भैरव की शक्ति। नसीराबाद में तैयार हुई नई स्पेशल फोर्स भैरव आधुनिक युद्ध के लिए भारतीय सेना का बड़ा कदम। 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स को मिली ट्रेनिंग। ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार की तैयारी। 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे परेड में दिखेगी भैरव फोर्स। भैरव बटालियन इंडियन आर्मी की फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा। आतंकवाद और हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए तैयार भैरव। सेना के अधिकारियों के मुताबिक भैरव बटालियन इंडियन आर्मी की फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का अहम हिस्सा है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के विजन का परिणाम है, जिसमें नई सोच, नई तकनीक और आधुनिक ऑपरेशनल जरूरतों को शामिल किया गया है। रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध के विशेष चुनौतियों को देखते हुए भैरव बटालियन को खास ट्रेनिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। पिछले 5 महीनों में इस फोर्स को कठोर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भैरव कमांडो को हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। ये फोर्स आतंकवाद, नक्सलवाद और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम होगी। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। एटा की ख्वाजगीपुर ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर ने तस्वीर बदल दी है। पुराना तालाब अब सुंदर पर्यटन स्थल बन गया है। जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों और युवाओं के लिए रोजगार व अवसर प्रदान कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। एटा की एक ग्राम पंचायत आज ग्रामीण पर्यटन की नई मिसाल बनती जा रही है। तस्वीरें ख्वाजगीपुर में बने अमृत सरोवर की हैं, जो कभी उपेक्षित रहा एक पुराना तालाब था। अब ये न सिर्फ सुंदर पर्यटन स्थल में तब्दील हो चुका है, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार और युवाओं के लिए अवसरों का केंद्र भी बन गया है। ये अमृत सरोवर अब सिर्फ जल संरक्षण का साधन नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत के कई परिवारों की आजीविका का जरिया भी बन गया है। और अब अमृत सरोवर की खासियत के बारे में भी जान लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को समर्पित इस अमृत सरोवर की बनावट बेहद खास है। प्रवेश द्वार की बाउंड्री वॉल पर एक ओर स्वर्गीय कल्याण सिंह का संक्षिप्त परिचय अंकित है, तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत के उन शहीदों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तालाब के चारों ओर बना करीब 400 मीटर का इंटरलॉकिंग ट्रैक युवाओं के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा यहाँ नियमित अभ्यास कर रहे हैं। उनके लिए ये ट्रैक बहुत फायदेमंद है। ग्रामीणों को मनोरंजन और स्वास्थ्य की जगह मिली। पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। विकासखंड मरारा का ये अमृत सरोवर का तालाब है, जनपद का सबसे बढ़िया तालाब है। 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी भी इस पर काम चल रहा है। लगभग 50 लाख से ऊपर लग चुका है और इस सुंदर तालाब में वो सभी मानक पूरक किए गए हैं जो अमृत सरोवर के। सबसे पहली बात है, चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर गेट है और चारों तरफ पैतरियाँ बनी हुई हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मत्स्य पालन के लिए भी इसमें मछलियाँ पाली जा रही हैं, जिससे स्वराज के अवसर उपलब्ध होंगे
इस गांव के लोग जो सेना में भर्ती होते हैं वो सुबह सुबह यहाँ पर टहलने आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपना स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं। हाँ, हम अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण किए हैं, 2.5 साल से रह रहे हैं और सारे दूर दूर से पौधा वो लगाने आते हैं। दौड़ इसमें 400 मीटर की दौड़ है, रोज आर्मी की तैयारी करने आते हैं। करीब 55 लाख रुपए की लागत से तैयार इस अमृत सरोवर ने ग्राम पंचायत की तस्वीर बदल दी है। अब यहाँ नौकायान शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है, जिससे पंचायत की आय बढ़ेगी और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा। तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।